Hello everyone, my name is Abhinay Anand and I am welcoming you all to our YouTube channel Basic Concepts of Geology. Today we are going to start a new series on crystallography. In this video series we are going to follow our plans according to the syllabus which we were discussed in our very first video. The syllabus includes all the topics of BSc, MSc, JAM exam, or we can say any entrance exam for MSc, GET exam, NET JRF exam, and of course UPSC GSI exam. Look at the definition of crystallography. So, crystallography is the study of external form, internal atomic arrangement of crystalline solid, and principle that govern their growth, external shape, and internal structure is called crystallography. ये बहुत आसान था, मैंने क्या किया, कहीं पढ़ा और कॉपी पेस्ट कर दिया. तो ये तो कॉपी पेस्ट करना थोड़ा आसान था मेरे लिए, थोड़ा क्या बहुत ही आसान था. तो अब देखते हैं ये डेफिनेशन कहता क्या है. तो अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड द कीवर्ड्स फ्रॉम द डेफिनेशन. द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म, it will talk about the external form and internal atomic arrangement of crystalline solid. This is important. And principles that govern their growth, external shape and internal structure, जो कि उसके ग्रोथ, एक्सटर्नल शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. तो अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यहां क्या बोल रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो क्या हम क्रिस्टलोग्राफी के अंदर जो नॉन क्रिस्टलाइन है, लाइक एमोर्फस, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन. ओके, ये हम इसका जवाब हमें अपने जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें अपने आप मिल जाएगा. क्रिस्टलोग्राफी को पढ़ने से ना पहले थोड़ा एक माहौल बनाते हैं. किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ना माहौल का होना बहुत जरूरी है. तो क्रिस्टलोग्राफी की शुरुआत हुई कैसे होगी वो सोचते हैं. तो आप देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको. एक बड़ा सा क्यूब दिखा है, एक लार्ज क्यूब है हमारे पास, और उसके अंदर क्या है, स्मॉल क्यूब्स है ना. ये छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स दिख रहे हैं आपको. ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये है, ये है, डिफरेंट डिफरेंट क्यूब्स दिख रहे हैं हमें. तो क्या हुआ, ये छोटे छोटे क्यूब्स मिलके एक बड़ा सा क्यूब बनाया है ना. तो अब इसमें क्या होता है, तो ये हमें दिखा. चलो इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं, इसका एक्सरे निकालते हैं अपन. इसका एक्सरे करते हैं कि इसके अंदर और क्या है. तो ये कर लिया हमने इसका एक्सरे. तो अब क्या दिख रहा है इसमें कि अलग अलग हमें पॉइंट दिख रहे हैं, है ना. ये अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं. अब हमें बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं. इसके अंदर एक छोटा सा क्यूब दिख रहा है हमें और बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं. ओके, तो अब ये है क्या. तो देखो ये क्या है, एक बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑफ क्यूब का. जैसे कि हम कोई भी सपोज कर लो कि एक बिल्डिंग बनाते हैं, है ना. बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा किसी ने. तो क्या होता है, एक उसका जो किसी भी बिल्डिंग का क्या होता है, फाउंडेशन होता है, फिर उसके पिलर होते हैं, फिर हम उसको पिलर के अकॉर्डिंग जो है, डिफरेंट डिफरेंट पिलर जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग बनाते हैं. तो यही है. तो क्रिस्टल में भी वही है. ये जो है आपके बेसिक पिलर्स हैं, है ना, कि ये बेसिक पिलर्स है और ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है जहां से कि अलग अलग क्रिस्टल डेवलप हुआ है. तो इसको ऐसे समझते हैं. अब हम फोकस करते हैं एक छोटे से पार्ट पे, कि एक जैसे कि हमने क्यूब की बात की, तो ये हमारा इसका ये क्यूब है. एक छोटे से पॉइंट पे बात करते हैं. चलो थोड़ा सा स्केल को और डाउन करते हैं हम, थोड़ा और लार्ज पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जूम करते हैं इसको. तो आप इस छोटे से क्रिस्टल को देखो, है ना, जो कि क्यूबिक ही है. तो उसमें भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स पे जो है आपको कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, जिसके बेसिस पे क्या हुआ. तो देखो एक ये फेस दिख रहा है आपको, फेस 1 हो गया, है ना. इसी तरह इस साइड में होगा, फेस 2 हो गया, एक फेस 3 हो गया जो कि हमें फ्रंट वाला दिख रहा है. इसी तरह बैक में जो होगा फेस 4 हो गया, ये टॉप वाला हो गया, फेस 5 हो गया. इसी तरह एक बॉटम में होगा, फेस 6 हो गया. तो इसमें क्या हुआ, 6 फेस डेवलप हुए, ठीक है. और हर फेस पे जो ये हमें अपना एज है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, एज बोलते हैं. ये भी एज है. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक एंगल है. ये कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है क्यूब में जो 90 डिग्री होता है. तो इसी तरह तो इसमें हमें क्या क्या देखने मिला, एजेस हैं, एंगल है और फेसेस हैं. तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिला. ओके, देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो इस स्मॉल क्यूब, जो पहला क्यूब, फर्स्ट वाला क्यूब जो बनता है ना, ये जो डेवलप हुआ है फर्स्ट क्यूब, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी, जिस तरह का इसका एक्सिस होगा,
जो भी इसके एजेस होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, जो भी इसका ओवरऑल प्रॉपर्टी जो भी होगा, ये वही सेम प्रॉपर्टी होगा ये लार्ज क्यूब का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है किसी भी क्रिस्टल को फॉर्म होने का प्रोसेस। अब हम बढ़ते हैं कि अब इस आने वाले वीडियोस में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम जो डील करने वाले हैं इस वीडियो में वो करेंगे सबसे पहला हम मोटिव एंड यूनिट सेल को। दूसरा हम डिफाइन करने वाले हैं लैटिस को। थर्ड वी आर गोइंग टू डील विद लॉ ऑफ ब्रेविस एंड फोर्थ एस्टिनियस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। क्या होता है ना कि जैसा अभी हमने बताया, हमने डिस्कस किया, it is a single unit such as ions, atoms, or a unit of pattern such as a group of atoms. Example H2O molecules in snow and ions और cations different जो होते हैं। तो क्या होता है कि ये देखो, अब इसमें क्या है, ये जो सिंगल है ना, जो कि जैसे कि हमने क्यूब का एग्जांपल लिया था, सोचो कि ये छोटा सा क्यूब है, तो ये क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी होगी, ये जो फर्स्ट होगा, इसी को बोलते हैं हम मोटिव, है ना। ये कुछ भी हो सकता है कि मान लो कि जैसे कि H2O का एग्जांपल है यहाँ, तो मान लो ये बड़ा सा स्नो है और ये H2O का एलिमेंट है, ये H2O है, तो इसी तरह इसको मोटिव बोलते हैं कि फर्स्ट पहला यूनिट ऑफ आयन, एटम्स और यूनिट ऑफ अ पैटर्न, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको मोटिव्स बोलते हैं। इजी है। अब बात करते हैं हम यूनिट सेल की, एज वी वर डिस्कस्ड, है ना। अब देखो वही जो सेम है, देखो कितना आसान है ये, जो हमने ये क्यूब वाला पढ़ा था, तो उसी से जो हमने एक क्यूब को फोकस किया, है ना, तो उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं। पहले समझते हैं क्या है, उसके बाद हम जाएंगे डेफिनेशन में, डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो वही जो पहला प्राइमरी ब्लॉक है जो कि फर्स्ट डेवलप हुआ, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं, जिसके बेसिस पे ये ओवरऑल क्यूब जो है डेवलप हुआ है, तो उसको बोलते हैं। और ये जो हमारा पॉइंट था ना, ये सब जो पॉइंट था ना, इसको बोलते हैं हम लेटिस पॉइंट। और ये ओवरऑल को जो क्यूब का जो डिफरेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लेटिस। इन्फिनिटली रिपीट करेगा अपने आप को, तो ये इस तरफ भी रिपीट कर रहा है, इस तरफ भी रिपीट कर रहा है, फिर यही रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी हो, तो अपने आप को रिपीट करके ये एक बड़े से लार्ज क्यूब में बनाया। वही बात होगी, जो प्राइमरी ब्लॉक है उसी को यूनिट सेल बोलेंगे हम। अब क्या होता है, इसके एग्जांपल देखो। अब देखो, अब जब रिपीट करेंगे तो जरूरी नहीं है ना कि ये बड़ा सा क्यूब ही बनाए, सेम सिमेट्री इसी तरह का बनाए। अब क्या होगा, जैसे कि क्यूब ही है, जब वो परफेक्ट क्रिस्टल बनाएगा तो वो क्या एक बड़ा सा क्यूब बनाएगा, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है ना। तो वो क्या होगा, वो जैसे कि ऑक्टाहेड्रन, डोडेकाहेड्रन, ये सब डिफरेंट फॉर्म है डिस्टॉर्टेड क्यूब के। ये सब क्या होते हैं, ये हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। तो ये देखो, ये भी क्यूब ही है, बट क्या हुआ, ये जो एक एक्सिस की तरफ है, ये ज्यादा ग्रोथ हुआ है इसका। तो ये जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलोग्राफी में, तो यहां से वो आता है कि वही प्रिंसिपल को हम देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में क्यों ग्रो किया। जैसे कि इसको अगर हाफ देखो आप, तो ये परफेक्ट क्यूब दिखेगा, बट एक डायरेक्शन में ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है इसकी, जिसकी वजह से ये रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन बन गया है। सो यूनिट सेल के बारे में और हम कह सकते हैं, द यूनिट सेल is a tiny building block of crystals. It represents the smallest volume which possesses all the chemical, physical and geometrical properties of the crystal. तो ये एक और डेफिनेशन हो गया यूनिट सेल का। ये डेफिनेशन आपको बांगर जो बुक है वहां से मिल जाएगा आपको। तो आप बांगर की भी बुक में देखोगे तो काफ़ी क्लियर किया हुआ है, बट विद द डायग्राम जब आप चीज़ों को समझते हो वो बहुत ईजी हो जाता है आपके समझने के लिए। तो यूनिट सेल को हमने डिफाइन किया। अब यूनिट सेल से हम एक स्टेप आगे की तरफ बनते हैं, लैटिस की तरफ बढ़ते हैं। A lattice is an imaginary pattern of points or knots in which every point has an environment that is identical to that of every other point in the pattern. A lattice has no specific origin as it can be shifted parallel to itself. अभी तक जो हमने क्यूब को देखा, क्यूब क्या है, क्यूब है 3D में देख रहे थे। लेकिन जब आप उसको फोकस करो कि एक पैटर्न पे, जैसे कि हमने पिछले देखा था कि डिफरेंट पॉइंट थे क्यूब पे, तो ये क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट अगर हम इसको 2D में फोकस करें, लैटिस को हम 2 डायमेंशनल में देखें, तो ये फर्स्ट फेज है और ये डिफरेंट पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, जब मोटिव अपने आप को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, तो वो एक 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इज लैटिस।
ओके। जब इसी को हम 3D में देखेंगे, लैटिस को जब हम 3D में देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्पेस लैटिस। ओके, तो ये टर्म हो गया। तो अब क्या होगा, दूसरा पॉइंट है कि ए लैटिस हैज नो स्पेसिफिक ऑरिजिन, इट कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। अब एक टर्म आता है एरे। द एरे इज डिफाइंड बाय द स्पेसिंग बिटवीन पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ between the points. Thus, the array can be reproduced by specifying the distance and the angle to move from point to point. This is referred to as translational symmetry. तो क्या हुआ कि ये जो पॉइंट के बीच में डिफरेंस है ना, एक तो हो गया ये आपका डिस्टेंस हो गया, पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, और ये एंगल। इसके बेसिस पे क्या होता है ना कि जैसे इसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा ये मेंटेन करेगा अपने डिस्टेंस को, डिस्टेंस यहाँ जो डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस होगा, तो ये अपने डिस्टेंस और ये एंगल, इन सब को अगर आप यहाँ भी करो, अगर आप इसको यहाँ पे भी करो, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम ही होगा, सेम एंगल पे होंगे। तो उसी को बोला गया कि एरे, मतलब ये एक डेफिनेट पैटर्न, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल सिमेट्री, जब वो फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा है कि जरूरी नहीं हो, अगर इस पैटर्न को वो इस तरह का भी तो हो सकता है कि वो फॉलो नहीं करेगा, ये सेम एंगल पे नहीं जाएगा, है ना, चेंज हो सकते हैं। तो क्या, द ट्रांसलेशन डिस्टेंस ए एंड बी आर नॉट इक्वल एंड द ट्रांसलेशन एंगल इज नॉट 90 डिग्री। तो इस केस में क्या है कि ना तो ये डिस्टेंस बराबर है ना ये एंगल बराबर है, तो ये भी कंडीशन हो सकता है। ये किस किस कंडीशन में होगा वो हम आगे देखेंगे। तो लैटिस के बाद आते हैं कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द क्रिस्टल लैटिस। अब क्या है कि क्रिस्टल लैटिस के 4 पॉइंट है। अब देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि कोई एक क्रिस्टल लैटिस है तो क्या होगा, इसका फेस डेवलप होगा ना, जो फेस डेवलप होता है, जो एज, पहले एजेस बनेंगे, पहले एजेस बनेंगे, फिर वो एज मिलकर एक फेस डेवलप होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं हम, तो वो है क्या, लॉ ऑफ ब्रेविस, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ब्रेविस। तो देखो क्या है इसमें, फेसेस दैट आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप आर पैरेलल टू द लैटिस दैट हैव अ हाईएस्ट डेंसिटी लैटिस पॉइंट और नॉट्स। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि मान लो एक ये लैटिस पॉइंट है, बहुत सारे, है ना, वही है जो ऊपर है, बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स है जो कि पैरेलल होंगे, सिमेट्री होंगे। मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ। तो अब ये बोल रहा है कि फेसेस कहाँ पे डेवलप होंगे, वहाँ पे होंगे जो कंटेन करते होंगे मैक्सिमम नॉट्स को या लैटिस पॉइंट को। तो उसी तरह ये है, तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट। अब डायगोनल में देखते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबल जो प्रेफर्ड होगा वो होगा ए बी, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो ए बी के अकॉर्डिंग होगा, या फिर ये सी है अपना, या ए सी के अकॉर्डिंग होगा। तो जो मैक्सिमम पॉइंट कंटेन करेंगे जो भी, तो उसी के अराउंड डेवलप होता है अपना फेस। तो फेस डेवलप होगा दूसरे पॉइंट के जिसमें भी कम होते हैं उस पर भी हो सकता है और होता भी है, लेकिन क्या होता है कि पहले वो होगा जिस पे ज्यादा लैटिस पॉइंट करने, वही चीजें आगे लिखी हुई है। द फ्रीक्वेंसी विथ विच अ गिवन फेस इज ऑब्जर्व इज रफली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नॉट्स इट कंटेन इन द लैटिस। द लार्जर द नंबर ऑफ नॉट्स द मोर कॉमन द फेस। वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई, वही बातें लिखी हुई है। लार्जर द नंबर ऑफ नॉट्स द मोर कॉमन द फेस। जितने लार्जर नंबर ऑफ नॉट्स होंगे उतने वो फेस जो है कॉमन होगा। Because crystal face has a direct relation to the internal structure, it follows that the face have a definite relation to the each other. अब क्या होता है ना, जो क्रिस्टल फेस होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इंटरनल स्ट्रक्चर पर। तो जैसा वो क्रिस्टल फेस डेवलप होगा, या फिर कह सकते हैं each other, जैसा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसी तरह के फेसेस डेवलप होते हैं। The second point is the angle between crystal faces is controlled by the spacing between lattice points. तो जो ये एंगल है ये डिपेंड करता है इसके स्पेसिंग, जो भी लैटिस पॉइंट के स्पेसिंग होंगे, ये जो स्पेसिंग है उस पर डिपेंड करेगा। तो अब ये एंगल बना कैसे, देखो अब ये लैटिस पॉइंट्स है, ओके। तो अब इसमें से क्या हुआ, एक हमने डायगोनल लिया,
एक डायगोनल फेस लिया, ये क्रॉस कट डायगोनल क्या हुआ, जो क्रॉस कट करेगा, तो एक फेस हमने डायगोनल लिया और एक हॉरिजॉन्टल फेस लिया। ओके, अब इन दोनों का हमने परपेंडिकुलर लिया, इसका भी परपेंडिकुलर खींचा और इस डायगोनल का भी परपेंडिकुलर खींचा, तो ये जो एंगल होगा उसकी बात कर रहे हैं। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल। ओके, तो अब ये हो गया। तो अभी तो नेक्स्ट डायग्राम की तरफ देखते हैं। अब क्या होगा, चेंजेस कैसे होंगे। अब मान लो कि हमने इसके स्पेस को रिड्यूस कर दिया। ओके, ये हमने क्या किया, वर्टिकल स्पेस जो था वो रिड्यूस किया, जबकि हॉरिजॉन्टल हमारा स्पेस जो है वो हमने सेम रहने दिया। तो अब क्या हो रहा है, अब देखो, अब ये जो एंगल है ना ये रिड्यूस हो जाएगा। तो स्पेसिंग के बेसिस पे ये एंगल हमारा चेंज होता है। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट इज एस्टीन्यूज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, पिछले पॉइंट में हमने डिफाइन किया इसको। तो अब देखिए, इट स्टेट्स द एंगल बिटवीन इक्विवेलेंट फेस ऑफ क्रिस्टल ऑफ द सेम सबस्टेंस मेजर एट द सेम टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तो अब की पॉइंट क्या है, ये इक्विवेलेंट फेसेस ऑफ क्रिस्टल्स सेम सबस्टेंस मेजर एट द सेम टेम्परेचर आर कांस्टेंट। मतलब कि अगर ये मान लो क्वार्ट्ज का है, ये है ना, क्वार्ट्ज का सैंपल है और ये परफेक्ट क्रिस्टल है, तो ये वाला फेस हमने कंसीडर किया है। ओके, ये जो फेस है हम ये इसको कंसीडर किया है। तो इस पे क्या है, ये एंगल जो हमारा है 120 डिग्री है। ओके, अब ये क्या है, डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज है, ऑफ क्वार्ट्ज। तो इसमें क्या है, सेम इक्विवेलेंट फेस। अब ये बात कर रहा है इक्विवेलेंट फेस की, तो इसी का इक्विवेलेंट फेस ये है हमारा, इस क्रिस्टल में भी जो है इक्विवेलेंट फेस है ना। तो इसमें भी जो होगा वो क्या होगा, एंगल वही होगा, एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा, ये एंगल चेंज नहीं होगा। ऑल्दो क्रिस्टल्स ये डिस्टॉर्टेड है और ये परफेक्ट क्रिस्टल है ना। तो वही है, इट स्टेट्स द एंगल बिटवीन द इक्विवेलेंट फेस ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस मेजर एट द सेम टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तो इक्विवेलेंट फेस होना चाहिए सेम सब्सटेंस का और वो मेजर होना चाहिए सेम टेम्परेचर पे। तो इसी को बोलते हैं हम एस्टीन्यूज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो फॉर दिस रीजन क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी इज फ्रिक्वेंटली अ वैल्यूएबल टूल इन मिनरल आइडेंटिफिकेशन। तो इसलिए जो होते हैं कि मान लो कि हमें हर जगह हमें परफेक्ट क्रिस्टल नहीं मिलते हैं, वो डिस्टॉर्टेड भी मिल सकते हैं। तो ये सेम मॉर्फोलॉजी, इस पैटर्न को हम फॉलो करके इंटरफेशियल एंगल के बेसिस पे हम वो डिसाइड करते हैं कि ये किस क्रिस्टल है। मतलब फिर हम ये कंपेयर करते हैं कि इसका एंगल क्या है, ये एंगल क्या है। तो फिर ऑलरेडी हमारे पास मॉडल्स होते हैं जिसका हमें पता होता है, तो फिर हम एक आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्पफुल होता है। कहने का मतलब ये है। तो ये था हमारा एस्टिमेट। अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो ये जो गोनियोमीटर होता है वो दो तरह के होते हैं, गोनियोमीटर, रिफ्लेक्टेड गोनियोमीटर एंड कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर। जनरली हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर जो होता है वो सिंपल होता है, उसके थ्रू हम यूज करते हैं टू मेजर द इंटरफेशियल एंगल। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज आवर The symmetry of the lattice will determine the angular relationship between the crystal faces। अब देखो ये perfect crystal का एग्जांपल है जिसमें कि सिमेट्री आप देख रहे हो फॉलो कर रहा है। तो ये इसके एंगुलर रिलेशनशिप को बताता है, जो क्रिस्टल फेसेस हैं उसके एंगुलर रिलेशनशिप को बताता है। वहीं पे ये एग्जांपल है इम्परफेक्ट क्रिस्टल का। तो ये क्या है, एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सिमेट्रिसिटी शो नहीं कर रहा है। तो इम्परफेक्ट क्रिस्टल इसी तरह डेवलप होते हैं और ये इसमें एंगुलर रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। पता तो कर सकते हैं, है ना, पता तो हम इसका भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड, हम उसको कंपेयर फिर इसको इससे नहीं कर सकते, इसको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। ये जो होता है परफेक्ट क्रिस्टल ये स्टैंडर्ड होता है, इससे हम दूसरे मिनरल को, सेम मिनरल को कंपेयर करके हम आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये थे हमारे लेटिस से रिलेटेड 4 पॉइंट। तो आज हमने देखा कि कैसे एक मिनरल जो है वो क्रिस्टल, उसका जो है फेस डेवलप होता है और वो फिर उससे रिलेटेड पॉइंट हमने देखे, यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस क्या होता है,
और एस्टीन्यूज, लॉग, इंटरफेशियल एंगल, कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल क्या होते हैं। तो ये था अब तक का हमारा 4 पॉइंट। अभी तक हमने देखा कि एक मोटिव से कैसे एक यूनिट सेल बनता है, यूनिट सेल से फिर एक लैटिस कैसे बनता है, फिर उस लैटिस पॉइंट से एक क्रिस्टल फेज कैसे डेवलप होता है। कि मान लो एक क्रिस्टल फेज है हमारा, है ना, वो हमारा क्रिस्टल फेज डेवलप हुआ। ओके, कोई भी शेप ले लो, ये क्रिस्टल फेज डेवलप हुआ। तो इसमें क्या होता है, ये जो आएंगे ना, ये इसको क्या बोलेंगे हम, एज, ये भी एज होगा। ये इन दोनों एजेस के बीच में जो होगा ना, इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ओके, तो ये हमारे दो पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक दिस वीडियो और यू कैन डिसलाइक ऑल्सो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।